नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 8 अक्टूबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। सैटरडे है तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ तो नहीं है, 3 एडिटोरियल्स हैं और कुछ 6 से 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। एक न्यूज़ तो ये है कि एक पैनल बनाया गया है इस बात को स्टडी करने के लिए कि वो दलित्स जो किसी और धर्म में कन्वर्जन कर लेते हैं, प्रिसाइजली क्रिश्चियन और अगर मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन कर लेते हैं, तो क्या फिर उनको शेड्यूल कास्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो मिलने चाहिए। देखिए, अभी के लिए अगर आप देखो तो कानून ये है कि अगर कोई दलित इंडिविजुअल, ठीक है ना, अगर आप रिजर्वेशन की बात करो तो रिजर्वेशन में शेड्यूल कास्ट नाम से बुलाया जाता है। तो अब इस कंटेक्स्ट में अगर कोई दलित इंडिविजुअल अपने आप को बुद्धिज्म धर्म में कन्वर्ट कर लेता है या सिखिज्म धर्म में कन्वर्ट कर लेता है, तो प्रेजेंट नियम कानून बोलता है कि हाँ, उसको रिजर्वेशन जैसे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, ऐसी कोटा के बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। लेकिन अगर कोई दलित इंडिविजुअल अपने आप को मुस्लिम कम्युनिटी या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेता है तो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो क्या वो मिलने चाहिए, इस कंटेक्स्ट में लेके अभी एक पैनल कंस्टिट्यूट किया गया है। 3 मेंबर का पैनल है। इस पैनल पे क्या डिस्कशन होगा इसको देखेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। फिर आंध्र प्रदेश में कोंडा रेड्डी, देखिए ये कोंडा रेड्डी, ये पुष्पा वाला कोंडा रेड्डी नहीं है। एक बेसिकली कोंडा रेड्डी कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश की, जो कि जो बाम्बू शूट्स होते हैं उनको खाने में इस्तेमाल करती है एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। ये क्या है इसको देखेंगे। फिर जिनजियांग प्रोविंस में उइगुर राइट्स को लेकर इंडिया ने कुछ कमेंट्री की है, इसको देखेंगे। यूक्रेन ने थर्सडे को ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रशिया के अगेंस्ट जो वोट हुआ था उइगुर माइनॉरिटी को लेकर, उसमें एब्सटेन कर लिया। और थर्सडे के बाद फ्राइडे को यूक्रेन का एम्बेसडर बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई, हम तो चाइना के अगेंस्ट वोट करना चाहते थे। तो इस कंटेक्स्ट में न्यूज़ है, इसको यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये क्या यूक्रेन के फ्लिप फ्लॉप चल रहे हैं। फिर भैया G20 को लीड करेगा इंडिया ऑन एजुकेशन, क्लाइमेट एंड डेप्थ सस्टेनेबिलिटी, ये वर्ल्ड बैंक का बोलना है, इसको देखेंगे। वर्ल्ड फूड प्राइसेस गिरे हैं, इसको यहाँ पे देखेंगे। तो इतनी तो न्यूज़ है आज। फिर एक आर्टिकल है द्रविडियन अर्बनिज्म को लेके, ये थोड़ा आइडियोलॉजिकल किस्म का आर्टिकल है, काम का इसमें मुझे कुछ लगा नहीं, इसलिए मैं द्रविडियन अर्बनिज्म वाला आर्टिकल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट क्यों फेल हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक की जो ग्रोथ फोरकास्ट रहे इंडिया के रिस्पेक्ट में, इसके बारे में बात करेंगे। और केमिस्ट्री में अभी नोबेल पीस प्राइज मिला है सिंथेटिक क्लिक को लेके। अब देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल आर्टिकल है, मुझे भी पूरी तरीके से समझ में नहीं आया, लेकिन काम भर की चीज़ें मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा ये केमिस्ट्री नोबेल प्राइज वाला जो आर्टिकल है इसके कंटेक्स्ट में। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मतलब टू फील सिक, स्लाइटली अनवेल और इन लो स्पिरिट्स। कभी कभी होता है ना कि ऑफिस गए तो या कॉलेज गए तो सर दर्द हो रहा है, या फिर पूरी तरीके से फिट फील नहीं कर रहे हैं, या फिर काम करने का मन नहीं कर रहा है, आप पूरे पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रहे, तो उसको आप बोलते हो अंडर द वेदर। जैसे कि रीना वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, सो शी डिसाइडेड नॉट टू वर्क टुडे। मतलब आप प्रॉपर तरीके से फिट नहीं फील कर रहे हो, थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, या फिर आप फिट भी हो तो आप प्रॉपर तरीके से इंथुजियास्टिक नहीं हो, स्पिरिट्स लो हैं आपकी, तो उसको आप बोलते हो अंडर द वेदर। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन है दोस्तों। चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। चलिए, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, पैनल टू स्टडी एससी स्टेटस ऑफ दलित पोस्ट कन्वर्जन। देखिए, केंद्र की सरकार ने एक 3 मेंबर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई है। इसको लीड करेंगे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस केजी बालाकृष्णन साहब। और ये पर्टिकुलर कम्युनिटी इस बात को कह लो एसेस करेगी कि भाई दलित जिन्होंने अपने आप को हिंदू धर्म से किसी और धर्म में कन्वर्ट कर लिया है, सिखिज्म बुद्धिज्म को छोड़ के बाकी धर्मों में कन्वर्ट किया, तो सिखिज्म बुद्धिज्म के अलावा जो मेजर धर्म बचते हैं इंडिया के अंदर वो हैं आपके क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम धर्म, इस्लाम। जैन की बात यहाँ पे नहीं हो रही, जैन आप कह लो जैन्स का नंबर इंडिया के अंदर बहुत कम है। बेसिकली क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले लोग, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग इंडिया में बहुत सारे हैं। तो अगर कोई दलित हिंदू ने अपने आप को क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट किया है, तो उस कंटेक्स्ट में क्या उसके पास शेड्यूल कास्ट का स्टेटस होना चाहिए, इस चीज को स्टडी करने के लिए 3 मेंबर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई गई। ठीक है भाई। और ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई गई है, लगभग 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन होने वाला है। एक्चुअली में दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम्स को क्या शेड्यूल कास्ट स्टेटस मिलना चाहिए, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी पिटीशन गई है रिलीजियस क्राइटेरिया को हटाने की। देखिए, यहां पे कानून समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, ऑब्वियसली बात है 1950 में आया था। तो 1950 में इसने ये बोला कि केवल हिंदू कम्युनिटी के लोगों को आप शेड्यूल कास्ट बोल सकते हो। बाद में इसको 1956 में अमेंड किया गया और बोला गया कि नहीं भाई, सिख कम्युनिटी के लोगों को भी शेड्यूल कास्ट डिजिग्नेट किया जा सकता है।
फिर 1990 में एक अमेंडमेंट हुआ और बोला गया नहीं भाई, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज के लोगों को भी शेड्यूल कास्ट नॉमिनेट किया जा सकता है। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 है, इसके अंदर हिंदू, बुद्धिस्ट और सिखिज्म को फॉलो करने वाले लोग शेड्यूल कास्ट का स्टेटस ले सकते हैं। मतलब अगर कोई दलित हिंदू धर्म से सिखिज्म में कन्वर्ट कर गया हो या बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर गया हो, आपको पता होना चाहिए बहुत सारे दलित ने बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्जन किया है, ठीक है ना, अंबेडकर साहब को फॉलो करते हुए। तो ऐसे केसेस में अगर आप दलित, जो कि हिंदू धर्म में माने जाते हैं नॉर्मली, अगर उससे कन्वर्ट करते हो बुद्धिज्म धर्म में, तो भी शेड्यूल कास्ट का जो भी बेनिफिट्स होते हैं, जो स्टेटस होता है, वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप मुस्लिम धर्म में या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हो तो नहीं मिलेगा। तो पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में ये गई है कि भाई रिलीजन न्यूट्रल कर दो इसको। एक दलित हिंदू किसी भी धर्म में कन्वर्ट करे, इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम धर्म, उसके बावजूद भी उसको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिलेगा। ये पेटिशन गई है आपकी सुप्रीम कोर्ट में। और ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके लिए केंद्र की सरकार ने 3 मेंबर की कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना दी है। इसमें है प्रोफेसर सुषमा यादव, जो कि मेंबर है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की, और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रविंद्र कुमार जैन भी है। और इसको लीड करेंगे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बालाकृष्णन साहब। 2 साल की इसको डेडलाइन दी गई है, ठीक है ना भाई। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने बोला कि ये कमीशन की इंक्वायरी के बेसिस पे पता चलेगा कि हाँ भाई, ओवरऑल धर्म के हिसाब से शेड्यूल कास्ट का स्टेटस डिसाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। और ये कमीशन हर चीज को स्टडी करेगा। ये कमीशन ओवरऑल कन्वर्जन से पहले जो ट्रेडिशन, कस्टम, सोशल और अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थे, बाद में क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ रहे हैं, सबको स्टडी हो चूंकि। देखिए क्या है कि अभी के लिए जो लोग भी पिटीशन डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि अगर कोई दलित हिंदू क्रिश्चियनिटी या इस्लाम धर्म में भी कन्वर्ट हुआ, उसको भी अगर आप शेड्यूल कास्ट स्टेटस दो, तो वो इस बेसिस पे डाल रहे हैं कि कन्वर्जन के बाद भी उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो खत्म नहीं हुआ, तो उनको रिलीजन न्यूट्रल बेसिस पे शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये जो क्लेम है, ये क्या सही है या गलत है, इसको भी ये कमेटी पेरूज करेगी। उसके बाद आपको एक और बात बता देता हूं। अभी जो एग्जिस्टिंग शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के मेंबर हैं, जो हिंदू फोल्ड में है या सिखिज्म या बुद्धिज्म फोल्ड में है, वो अपोज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं ये ना करो। अगर कोई इंडिविजुअल अपने आप को कन्वर्ट कर गया है क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में, तो नॉर्मल कर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कास्ट सेग्रीगेशन माने नहीं जाते, तो उस बेसिस पे इनको रिजर्वेशन या शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो ओवरऑल सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को कि हाँ भाई क्रिश्चियन दलित और मुस्लिम दलित को भी आपका शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलना चाहिए, वो ये बोल रहे हैं कि यार बुद्धिज्म धर्म में कन्वर्ट किया तो वहां पे भी तो कोई कास्ट सेग्रीगेशन नहीं है, तो तुमको क्यों मिल रहा है बेनिफिट। तो आप समझ रहे हो ना कि हर ओवरऑल तबके के अपने यहाँ पे सबमिशंस हो सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये ओवरऑल है। इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर कोई भी कमीशन अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 अब तक नहीं बना है। तो ये मुद्दा काफी सेंसिटिव है। अभी सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर ये लोग क्या बातचीत करेंगे, ये तो देखिए आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। वैसे तो देखा जाए तो जो रिलीजन क्राइटेरिया को हटाने की बात कर रहे हैं, दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम्स, इनको ओवरऑल शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हेडेड बाय काका कालेलकर 1955 की बात करो, तो ये बोलता है कि कास्ट और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है इंडियन क्रिश्चियंस और इंडियन मुस्लिम्स में भी। मतलब अगर आप भारत में क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, तो वहां पे भी थोड़ा बहुत कास्ट सेग्रीगेशन तो होता है। देखा जाए तो कुछ हद तक बात सही है। फिर और बहुत सी रिपोर्ट को यहाँ पे कोट किया गया, जैसे कमिटी ऑन अनटचेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट 1969, एचपीपी रिपोर्ट ऑन एससी एसटी एंड माइनॉरिटीज इन 1983, रिपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हाई लेवल कमिटी फॉर्म्ड इन 2006, 2008 स्टडी कंडक्टेड बाय द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट। तो इन सब रिपोर्ट्स में ओवरऑल ये बात की गई है कि हाँ भाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, कहीं ना कहीं हर रिलीजन में कास्ट सेग्रीगेशन एग्जिस्ट करते हैं। फिर भाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज ने भी ये रिकमेंड किया था कि भाई दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे दो। 2011 में ये सबमिशन किया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन अगर केंद्र की सरकार का व्यू पॉइंट देखो, तो केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नवंबर 2019 में सबमिट किया कि भाई देखिए, अगर एक इंडिविजुअल अपने आप को कन्वर्ट कर गया है क्रिश्चियनिटी में या फिर इस्लाम धर्म में, तो उसके बाद वो अपने कास्ट सेग्रीगेशन और कास्ट डिसएडवांटेज को हटा चुका है। तो जब एक इंडिविजुअल क्रिश्चियनिटी या इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर गया, मतलब उसके कास्ट सेग्रीगेशन खत्म हो गए, उसको शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। ये केंद्र की सरकार ने अपने एफिडेविट में लिखा था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो लोग यहाँ पे पिटीशन डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये बोला है
कि भाई समझिए, दलित सिख्स को 1956 में और दलित बुद्धिस्ट को 1990 में दर्जा दे दिया गया शेड्यूल कास्ट का। तो सिखिज्म धर्म और बुद्धिज्म धर्म भी तो हिंदुइज्म से अलग है, और इनको दर्जा दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कालेलकर कमीशन रिपोर्ट एंड 1983 एचपीपी रिपोर्ट और एससी एसटी एंड माइनॉरिटीज। तो दलित सिख्स को ओवरऑल आप कह लो शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया था 1956 में ऑन द बेसिस ऑफ कालेलकर कमीशन रिपोर्ट, और दलित बुद्धिस्ट को दर्जा दिया गया था शेड्यूल कास्ट को ऑन द बेसिस ऑफ 1983 एचपीपी रिपोर्ट ऑन एससी एसटीज एंड माइनॉरिटीज। तो जब आप सिख और बुद्धिस्ट लोगों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे सकते हो, तो क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये भाई कहा सुनी सुप्रीम कोर्ट में ठीक ठाक होने वाली है, इसलिए कमेटी यहाँ पे केंद्र की सरकार ने पहले ही बना दी है। ओके भाई, तो ये बात ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। अब लेट्स सी क्या होता है। केंद्र की सरकार तो ये बोल रही है अपने एफिडेविट में कि अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में ओवरऑल ये एमेलियोरेट कर चुके हैं अपने सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को, सोशल डिसएडवांटेज को। तो फिर उस हिसाब से तो अगर आपने सिखिज्म और बुद्धिज्म धर्म में कन्वर्ट किया तो भी आपने एमेलियोरेट कर लिया, लेकिन सिखिज्म और बुद्धिज्म वाले दलित्स को यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलता है। तो ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है, लेट्स सी इसमें आगे क्या होता है। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर 2 ट्राइब्स ऑफ इंडिया फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। आंध्र प्रदेश द कोंडा रेड्डीज प्रेफर्ड इम्यूनिटी बूस्टर ड्यूरिंग मॉनसून। तो भैया कोंडला लाचुम्मा का जो झोपड़ी का घर है एट दुम्पा लवलासा हैमलेट और वाई रामावरम मंडल इन अलूरी सीतारामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ पे ओवरऑल जो छत है, जो ओवरऑल आप कह लो झाड़ी का छत है, मतलब जो इनका घर है झोपड़ी पट्टी है, उस झोपड़ पट्टी के अंदर छत से इन्होंने गार्लैंड ऑफ बैम्बू शूट्स टांग रखे हैं। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे गार्लैंड ऑफ बैम्बू शूट्स। ये जो गार्लैंड ऑफ बैम्बू शूट्स है, इनको सुखाते हैं ये कोंडा रेड्डी कम्युनिटी के लोग, और उसको सुखाने के बाद स्टोर कर लेते हैं अगले मानसून तक के लिए, और उसको काट काट के ये लोग खाना में यूज करते हैं। इस पर्टिकुलर ट्राइब के लोगों का मानना है कि जो बैम्बू शूट्स हैं दे आर हाईली न्यूट्रिशियस। ये बैम्बू शूट इनके इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं अगेंस्ट वायरल फीवर्स। इन बैम्बू शूट्स को अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, इनका पाउडर बना लिया जाता है, इनको मिक्स्ड वेजिटेबल करी और दाल में इस्तेमाल किया जाता है। 6 अलग अलग डिशेस ये कोंडा रेड्डी कम्युनिटी के लोग बनाते हैं इन बैम्बू शूट से। और ये जो बैम्बू शूट्स है दे आर अ सॉर्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ओवरऑल कोंडा रेड्डी कम्युनिटी के लोगों को राइट भी है अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कि हाँ भाई एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो बेसिकली इन बूस्टर शूट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है। तो देखिए, जितना भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, नॉन टिम्बर मतलब कि आप जंगल में गए, आपने पेड़ काट के लकड़ियां ले ली, तो वो तो हो गया टिम्बर। तो टिम्बर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में नहीं आता, लेकिन टिम्बर के अलावा बहुत सी चीजें जैसे कि बैम्बू हो गया, केन, फॉडर, लीव्स, गम्स, वैक्सेस, डाइस, रीजन्स, फिर नट्स, वाइल्ड फूड्स, हनी, लैक, टसर, ये सब आता है आपका किसमें, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लोगों को कैश इनकम प्रोवाइड करते हैं, सब्सिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, फूड, फ्रूट्स, मेडिसिन और अदर कंजम्पशन आइटम का एक मेजर पोर्शन बनते हैं। ये बेसिकली क्या माइनर, ये आपके बैम्बू शूट्स और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज अ होल। अभी रिसेंटली थर्सडे को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास किया कि भाई डिस्कशन करते हैं उइगुर माइनॉरिटीज को लेके। वहाँ पे इंडिया ने एब्सटेन किया, यूक्रेन ने एब्सटेन किया, यूक्रेन से रिलेटेड भी एक आर्टिकल है आज। लेकिन अभी देखिए तो इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। इंडिया के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अरिंदम बागची साहब, इन्होंने क्या बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन नोट ऑफ ह्यूमन राइट्स असेसमेंट ऑफ जिंजियांग दैट वाज अर्लियर प्रेजेंटेड बाय द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स माइचेली बैचलेट जो थी, उन्होंने 46 पेज रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें साफ साफ ये बताया गया था कि जिंजियांग प्रोविंस में उइगुर माइनॉरिटीज के अगेंस्ट क्रैकडाउन हुआ है, उनको दबाया गया है, उनको लताड़ा गया है, उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इंडिया चाइना के प्रेशर के अंदर आ गया, ऐसा भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ठीक है, जब यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में किसी टेररिस्ट को डिजिग्नेट करने की बात करती है, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को, तो टेक्निकल होल्ड लगा देता है चाइना या उसको वीटो कर देता है। और जब यहाँ पे बात आई उइगुर माइनॉरिटीज की, तो इंडिया से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट वोट करेगा, लेकिन चाइना के प्रेशर में आके इंडिया एब्सटेन कर गया। और इस ऐसा पहली बार नहीं कि इंडिया चाइना के प्रेशर के अंदर आया। 2016 में एक उइगुर एक्टिविस्ट थे जिनका नाम है डोलकुन इसा। डोलकुन इसा को इंडिया का वीजा मिला न्यू दिल्ली का, लेकिन इतना प्रेशर डाला चाइनीज सरकार ने कि इंडिया को इनका वीजा कैंसिल करना पड़ गया। तो मतलब जिंजियांग प्रोविंस के उइगुर माइनॉरिटीज की जब बात आती है तो चाइना बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और दुनिया भर को दबाने की कोशिश करता है।
अभी जो 51वां रेगुलर सेशन चल रहा था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, वहां पे बस यही एक रेजोल्यूशन आने की कोशिश की जा रही थी कि चलो एक डिबेट करते हैं उइगुर माइनॉरिटीज की हालत के ऊपर चाइना में। बट चाइना इस प्रकार की कोई भी डिबेट नहीं चाहता था। इस रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया था यूएस, फिनलैंड और वेस्टर्न ग्रुप के मेंबर्स ने। लेकिन ओवरऑल 47 मेंबर्स वाले इस यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 19 लोगों ने चाइना के फेवर में वोट किया। कैसे? इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट करके। तो 19 मेंबर्स रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट कर गए, ठीक है। 17 मेंबर्स इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किए, 11 लोग एब्सटेन कर गए, जिसमें से एक था इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान और यूएसए की दोस्ती भी रिसेंटली बढ़ती नजर आ रही। $450 मिलियन की ग्रांट दी है ना F-16 के लिए, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने यहाँ पे चाइना के फेवर में वोट किया, रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया। क्योंकि रेजोल्यूशन अगर अडॉप्ट हो जाता है तो चाइना की माल प्रैक्टिसेस को डिस्कस किया जाएगा। अब बागची साहब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करते हैं। इंडिया की हेल्ड कंडीशन है कि कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशन मत लेके आओ। इंडिया तो डायलॉग चाहता है। तो इस प्रकार की बातों को सामने रख के भारत सरकार ने वेस्टर्न कंट्रीज को यह दिखाने की कोशिश की कि भाई देखो, हम तो यहाँ पे ओवरऑल बातचीत में भरोसा रखते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ चाइना को ओपनली क्रिटिसाइज भी नहीं किया। हालांकि इस प्रकार के स्टेप्स इंडिया को एक कमजोर स्टैंडिंग में दिखाते हैं चाइना के सामने, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर भाई बागची साहब ने ये बोला है कि जो OHHCR की रिपोर्ट आई है ना जिंजियांग के ऊपर, इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। OHCHR की जो रिपोर्ट थी, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट थी उइगुर माइनॉरिटीज पे, इसमें काफी डिले हो गया था। और डिले की वजह भी चाइना बताई गई थी कि चाइना कम जो चेयरमैन था OHHCR का, उसके ऊपर अनड्यू प्रेशर डाला था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस डीले को क्रिटिसाइज किया था, दुनिया भर ने इस डीले को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन फाइनली OHCHR की रिपोर्ट आई, पब्लिक हुई, और उसमें साफ साफ लिखा है कि चाइना ने जिनजियांग प्रोविंस में उइगुर माइनॉरिटीज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं। चाइना का नक्शा देखा जाए तो यहां पे आपको नजर आ रहा है उइगुर ऑटोनॉमस रीजन। एक छोटा सा रीजन दोस्तों आपको ये नजर आ रहा है इधर, ये है हमारा अक्साई चिन। वैसे तो हमारा है लेकिन चाइना ने इसको कब्जा रखा। तो आज की डेट में अक्साई चिन भी, ये जो जिनजियांग प्रोविंस है, इसका पार्ट बन गया है, बेसिकली चाइना के कंट्रोल में है तो ये इंडिया का, बट वापस मिलेगा इसके चांसेस काफी कम है। फिर आगे बात करते हैं जीएस पेपर 2-3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि यार ये अक्साई चीन हमें वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सोचिए, अक्साई चीन को छोड़ के यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, यहाँ पे इंक्रोचमेंट कर रहा है चाइना, अंदर आके घुस के बैठ गया है। देवसांग प्लेन्स में, गलवान वैली में तो खैर हमने रिजॉल्व कर लिया, पैंगोंग सो के नॉर्थ साउथ बैंक पे रिजॉल्व कर लिया, लेकिन देवसांग प्लेन्स अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इन जगहों पे ओवरऑल चाइना इंक्रोचमेंट कर रहा है और इंडिया उसको सेटल नहीं कर पा रहा है। तो अक्साई चीन तो क्या ही वापस देगा चाइना, अब आप समझ ही सकते हो। फिर जीएस पेपर 2-3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडियन इकोनॉमी। इंडिया कैन लीड G20 ऑन एजुकेशन, क्लाइमेट एंड डेफ सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड बैंक। देखिए क्या है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मलपास साहब ने बोला है कि G20 की लीडरशिप इस दिसंबर को इंडिया के पास चली जाएगी, और इंडिया इस एक साल की लीडरशिप में बहुत कुछ कर सकता है। कौन कौन से फील्ड में? डेप्थ सस्टेनेबिलिटी की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, क्लाइमेट चेंज की फील्ड में। तो चूंकि इंडिया के पास दिसंबर 2022 में G20 की लीडरशिप आ रही है, तो बहुत सारा पोटेंशियल होगा इस लीडरशिप का। इंडिया डेप्थ के रिस्पेक्ट में बात कर सकता है, एजुकेशन के रिस्पेक्ट में बात कर सकता है, क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में बात कर सकता है। इंडिया ऑलरेडी श्रीलंका जैसी कंट्रीज को और अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज को पैसा उधार देता है। श्रीलंका को तो इस साल ही इंडिया $4 बिलियन का असिस्टेंस दे चुका है, उसके डेप्ट को रिस्ट्रक्चर करने में मदद कर रहा है। फिर अगर आप बात करो तो दुनिया भर में एजुकेशन से रिलेटेड पॉवर्टी बढ़ रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। 70% चिल्ड्रन डेवलपिंग कंट्रीज में बेसिक टेक्स्ट तक नहीं पढ़ सकते। तो एजुकेशन में लीडिंग रोल ले सकता है इंडिया, क्योंकि अगर इंडिया पूरी तरीके से अपने बच्चों को भी पढ़ा पाया और अपने इमीडिएट नेबरहुड जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पे बच्चों को अगर एजुकेट कर पाया, तो वो अपने आप में दुनिया की एजुकेशन में एक मेजर रोल प्ले करेगा। एजुकेशन कोविड-19 स्कूल क्लोजर्स की वजह से बहुत इफेक्ट हुई है, ठीक है ना। बच्चों की जो नॉर्मल एजुकेशन करिकुलम है वो इफेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ठीक करने के लिए इंडिया एक लीडर की तरह उभर के आ सकता है एजुकेशन में। फिर क्लाइमेट चेंज की फील्ड में भी इंडिया एक लीडर की तरह उभर के आ सकता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करके। ये सब बातें बताई गई हैं। अभी नवंबर 2022 में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होने वाली है शर्म अल शेख इजिप्ट में। तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में भी इंडिया एज अ लीडर सामने आ सकता है और G20 के बिहाफ पे क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में निगोसिएशन कर सकता है। फिर डेविड मलपास साहब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है,
क्लाइमेट इवेंट्स की वजह से जो कैटास्ट्रॉफिक आप कह लो हैपनिंग्स आ रही हैं, आपदा हो रही है, ये भी इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस मतलब लाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सम कह लो कि कंसोलिडेशन ऑन ऑल द कंट्रीज, G20 की लीडरशिप में इंडिया एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। फिर इंडिया के रिस्पेक्ट में वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट आई जिसने इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसको थोड़ा कम आंका है। जून में जब रिपोर्ट आई थी तो बोला था कि इंडिया की इकोनॉमी 7.5% बढ़ेगी 2022-23 में, अब बोल रहे हैं 6.5% बढ़ेगी। तो बेसिकली एक छोटा सा आर्टिकल था कि डेविड मलपास जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है वो इंडिया की इंपॉर्टेंस को यहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक की फोरकास्ट आई है उसने इंडिया की 2022-23 की जीडीपी ग्रोथ को 1% कम दिखाया, मतलब 6.5% दिखाया। फिर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड फूड प्राइसेस फॉल फॉर 6th स्टेटमेंट यूनिट इनिशिएटिव। देखिए क्या है कि सितंबर में वर्ल्ड फूड प्राइसेस लगातार गिरे हैं। फॉर द 6th मंथ इन अ रो वर्ल्ड फूड प्राइसेस गिर रहे हैं। देखा जाए तो वर्ल्ड फूड प्राइसेस पीक पे पहुंच गए थे ड्यू टू रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलमोस्ट 9 महीने बीत चुके हैं ये जो रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के हुए। उसके बाद एकदम से जो फूड के दाम है बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन अब थोड़े स्टेबलाइज होते नजर आ रहे हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्राइस इंडेक्स के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट्स में फूड प्राइसेस को मॉनिटर करता है। तो देखा जाए तो जो इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ द बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज ये सितंबर 2022 में था 136.3। ये आप कह सकते हो अगस्त से 1.1% कम है। तो अगस्त 2022 के कंपैरिजन में सितंबर 2022 में जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो 1.1% घटा है, मतलब फूड के दाम 1.1% घटे हैं। तो ये एक पॉजिटिव खबर है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव खबर भी है। सितंबर 2022 में जो फूड के दाम है वो सितंबर 2021 के कंपैरिजन में 5.5% ज्यादा है। तो नो डाउट अगस्त के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम हुआ है दाम, लेकिन पिछले साल के सितंबर के रिस्पेक्ट में 5% से भी ज्यादा बढ़ा है। अच्छा, ये जो मंथली डिक्लाइन हुआ है अगस्त के रिस्पेक्ट में वो इसलिए हुआ है क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स के जो दाम है उसमें काफी कमी देखने को मिली। फिर शुगर, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम कम हुए, लेकिन हाँ सीरियस जो व्हीट ग्रेन्स हैं इनके दाम बढ़े हैं। अब आप बोलोगे सर कि ये व्हीट ग्रेन्स के दाम क्यों बढ़ गए? क्योंकि एक हाइटेंड अनसर्टेनिटी है। क्या है कि एक यूएन ब्रोकर डील का आप कह लो एक्सपायरी टाइम आ रहा है नवंबर में। जो यूएन ब्रोकर डील थी जिसके थ्रू यूक्रेनियन पोर्ट से व्हीट एक्सपोर्ट किया जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में और रशिया उसको रोकेगा नहीं, इस यूएन ब्रोकर डील की डेडलाइन है नवंबर में। अगर ये यूएन ब्रोकर डील एक्सटेंड नहीं करी गई तो होगा ये कि नवंबर के बाद से यूक्रेन से जो भी ग्रेन शिपमेंट इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं वो जाएंगे नहीं, वो रुक जाएंगे। और क्या है कि दुनिया भर की कंट्रीज में इस समय पे व्हीट की कमी है। तो अगर ये यूएन ब्रोकर डील एक्सटेंड नहीं होती है नवंबर के बाद तो यूक्रेन जो कि दुनिया का ब्रेड बास्केट है वो दुनिया भर में व्हीट को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अर्जेंटीना में ड्राई कंडीशन है, वहां व्हीट की पैदावार ज्यादा हो नहीं रही। यूएस में भी व्हीट की पैदावार पे इम्पैक्ट आया है। इंडिया भी व्हीट को डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इस समय पे व्हीट के एक्सपोर्टर ज्यादा है नहीं। यूक्रेन बड़ी तादाद में व्हीट एक्सपोर्ट करता था। अगर आप देखो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये बोलना है कि टोटल दुनिया में 45 ऐसी कंट्रीज, जिसमें 33 अफ्रीका में, 9 एशिया में, 2 लैटिन अमेरिका में, कैरिबियन में, 1 यूरोप में, जिसको एक्सटर्नल असिस्टेंस चाहिए फूड का। और ये जो व्हीट है ये ओवरऑल बहुत हद तक यूक्रेन से आता है। तो अगर ये यूएन ब्रोकर डील नवंबर के बाद एक्सटेंड नहीं होती है तो 1 मिलियन से ज्यादा लोग रिस्क ऑफ फैमिन और डेथ पे होंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूक्रेन से व्हीट एक्सपोर्ट होगा नहीं, यूक्रेन से व्हीट एक्सपोर्ट होगा नहीं तो वो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचेगा नहीं। तो ये जो यूएन ब्रोकर डील है इसकी टाइम लिमिट नवंबर के बाद एक्सटेंड होनी चाहिए। फिर अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिलेशंस, यूक्रेन चेंज माइंड ऑन यूएन राइट्स काउंसिल ऑन जिंजियांग। अब यूक्रेन के लॉ मेकर्स भी थोड़े ठस से हो रखे हैं, मतलब क्या सोच रहे हैं, किस हिसाब से सोच रहे हैं, कुछ आइडिया ही नहीं है। तो अब क्या हुआ कि चाइना के जिंजियांग रीजन में उइगुर माइनॉरिटी के खिलाफ जो भी होता है इसको लेकर थर्सडे में वोटिंग हुई थी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। 19 लोगों ने चाइना के फेवर में वोट दिया, 17 ने अगेंस्ट वोट दिया, 11 ने एब्सटेन किया। अब पहले तो यूक्रेन ने एब्सटेन किया था, अब थर्सडे को यूक्रेन ने एब्सटेन किया। लेकिन अब आप समझिए कि फ्राइडे को यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं येवहेनिया फिलिपेंको, ये क्या बोलते हैं
कि भाई देखिए, रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स रिफ्लेक्ट आवर पोजीशन इन फेवर ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द मेंशन डिसीजन। मतलब कि ये जो रेजोल्यूशन है चाइना के अगेंस्ट, इसको अडॉप्ट करो, हम तो ये बोल रहे हैं। तो बउआ राम, जब थर्सडे को वोटिंग हुई थी तो तुम एब्सटेन क्यों कर गए? थर्सडे को वोटिंग हुई, तुम एब्सटेन कर गए। फ्राइडे को तुम खड़े होकर ये बोल रहे हो कि नहीं भाई, हम तो चाइना के अगेंस्ट ये रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। तो तुम ही यहाँ पे मतलब बेवकूफ़ साबित हो रहे हो। यहाँ पे ओवरऑल ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो आप कह लो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने बोला है कि ठीक है भाई, हम ओवरऑल आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपने जो एब्सटेंशन किया है वो एब्सटेंशन ही माना जाएगा। और इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर आप फेवर में भी वोट करते तो भी कहीं ना कहीं वो वोटिंग डिफीट हो जाती है। 19-17, 18-18 हो जाता, ठीक है, तब भी ओवरऑल रेजोल्यूशन अडॉप्ट नहीं हो पाता। समझ रहे हो ना? क्योंकि मेजॉरिटी चाहिए ओवरऑल चाइना के अगेंस्ट इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए। तो यूक्रेन पहले एब्सटेन करता है और उसके जस्ट अगले दिन बोलता है कि नहीं भाई, हम तो रेजोल्यूशन के फेवर में थे। तो ये अपने आप में आप कह सकते हो कि जो यूक्रेनियन लॉ मेकर्स हैं उनकी इनएफिशिएंसी को दिखाता है, आगे जो भी हो, ठीक है ना। जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, फेडरिको विलेगास ऑफ अर्जेंटीना, इन्होंने देखो क्या बोला है कि हम यूक्रेन के स्टेटमेंट को नोट में रखते हैं, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस द रिजल्ट ऑफ द वोट विल रिमेन एज इट वाज अनाउंस्ड यस्टरडे। और यस्टरडे क्या रिजल्ट अनाउंस हुआ था कि चाइना के अगेंस्ट ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, ठीक है भाई। तो ये ओवरऑल यहाँ पे बताया जा रहा है। आ जाते हैं डेली एडिटोरियल डिस्कशन पे। अच्छा, एक और चीज, सॉरी, वो 19-17-18-18 नहीं होता, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यूक्रेन एब्सटेन कर रहा था तो वो 1 ऑफ 11 था। तो 19 लोगों ने रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट दिया, 17 लोगों ने रेजोल्यूशन के फेवर में वोट दिया, या कह लीजिए 19 लोगों ने चाइना के फेवर में वोट दिया और वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट वोट दिया। यूक्रेन एब्सटेन कर गया, 1 ऑफ 11 था। तो यूक्रेन भी अगर रेजोल्यूशन के फेवर में वोट देता तो फेवर वाले वोट 18 होते, अगेंस्ट वाले 19 होते, तो भी ओवरऑल वो जो वोट है वो अडॉप्ट नहीं होता। मैं 19-17 को 18-18 बोल गया था, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सॉरी फॉर दैट। चलिए आ जाते हैं डेली एडिटोरियल डिस्कशन पे। अगर अब तक वीडियो पे लाइक का बटन ना दबाया हो तो दबा दीजिएगा। ये द्रविडियम अर्बनिज्म वाले आर्टिकल को मैं डिस्कस कर नहीं रहा हूँ, इसमें मुझे उतना कुछ यूजफुल लगा नहीं। सेकंड आर्टिकल पे आते हैं सीधे। हरीश एस वानखेड़े जी का आर्टिकल है, असिस्टेंट प्रोफेसर है सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज जेएनयू में, न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, 14 अक्टूबर 1956 की बात की जा रही है। 14 अक्टूबर 1956 एक हिस्टोरिक डे रहा है। नागपुर की दीक्षा भूमि में अंबेडकर जी इकट्ठा हुए हजारों लोगों की तादाद में, और अंबेडकर जी ने खुद और लगभग 5 लाख लोगों को बुद्धिज्म एम्ब्रेस करवा दिया। हिंदुइज्म धर्म से वो बुद्धिज्म धर्म में कन्वर्ट हो गए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब क्या अचीव करना चाह रहे थे? अचीव ये करना चाह रहे थे कि जो सोशली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं वो एक्सप्लॉयटेटिव कास्ट ऑर्डर से बाहर निकल सकें और ओवरऑल बराबरी की जिंदगी जी सकें। तो बेसिकली बुद्धिज्म को अपनाने की यहाँ पे वजह क्या थी कि भैया मॉडर्न एथिकल वैल्यूज के हिसाब से चलो, सोशल हायरार्कीज हम नहीं मानेंगे, पैट्रियार्कल डोमिनेशन हम नहीं मानेंगे। और आप कह सकते हो यहाँ पे एक मूवमेंट शुरू हुआ, नियो बुद्धिज्म मूवमेंट। ये एक मास मूवमेंट था जो कि अनटचेबल्स को, जिनको हिंदू सोसाइटी में बिल्कुल अछूत माना जाता था, वो भी अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट पा सके। ये बात तो बिल्कुल सही है कि पहले धर्म के ठेकेदारों ने ओवरऑल डिप्रेस्ड क्लासेस को बहुत दबाया है। तो ये नियो बुद्धिज्म एक तरीका था ओवरऑल इस सोशल ऑर्थोडॉक्सी से बाहर निकलने का, दलित मासेस के एमेलियोरेशन का, ठीक है। लेकिन अंबेडकर साहब ने जिस होप के साथ ये काम किया था, वो होप आज की डेट में अनफुलफिल्ड है, ऐसा ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं। आज की डेट में भी हिंदू सोशल ऑर्डर एग्जिस्ट करता है और ओवरऑल बहुत सारे दलित कम्युनिटी के लोग हिंदू सोशल ऑर्डर के अंदर ही हैं। क्योंकि देखिए अब समय बदल रहा है, आज की डेट में कास्ट सेग्रीगेशन उतने ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है। पहले के समय पे जो होता था कि हाँ भाई, डोमिनेंट कास्ट अपने हिसाब से सब कुछ कर रही हैं और वो डिप्रेस्ड कास्ट को दबाया जा रहा है, वो चीज़ आज की डेट में रह नहीं गई है। न्यू बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट ही इस बेसिस पे फल फूल रहा था कि हिंदू धर्म का कास्ट सेग्रीगेशन बहुत स्ट्रांग था, लेकिन आज की डेट में हिंदू धर्म का कास्ट सेग्रीगेशन ज़्यादा नहीं है। हिंदू धर्म में अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानने वाली भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में बुद्धिस्ट आइडेंटिटी का भी रिप्रेजेंटेटिव मानती है अपने आप को, और ज़्यादातर जो इंडियन बुद्धिस्ट हैं वो महाराष्ट्र के स्टेट में रहते हैं। 80% इंडियन बुद्धिस्ट महाराष्ट्र के स्टेट में रहते हैं। इन न्यू बुद्धिस्ट ने अपने सोशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं, अपने कल्चरल मूवमेंट्स बना रखे हैं, लेकिन इन कल्चरल मूवमेंट्स का मैक्सिमम इम्पैक्ट महाराष्ट्र में पड़ा है, पूरे देश में नहीं उतना फैल पाया, समझ के। और ज़्यादातर ये जो न्यू बुद्धिस्ट है महाराष्ट्र में, ये या तो महार कास्ट को बिलोंग करते हैं, मटांग मराठा कास्ट को बिलोंग करते हैं। मतलब पैन इंडिया इनका आप कह लो, जो कहते हैं ना कि एक मूवमेंट आग पकड़ने वाली बात नहीं हो पाई है। दलित सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका में भी आए हैं, लेकिन वहां पे जो दलित हैं उन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म धर्म में कन्वर्ट नहीं किया, वो अपने आप को हिंदू धर्म में ही रखना चाहते हैं।
फिर ऑथर ये भी बोल रहा है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उत्तर प्रदेश में बुद्धिज्म से रिलेटेड जो आइडियोलॉग्स हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश की है। जैसे कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने बुद्धिज्म से रिलेटेड कल्चरल सिंबल्स बनवाए, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, ग्रीन गार्डन, ताकि वो दलित जो कि अपने आप को बुद्धिज्म धर्म से रिलेट करना चाहते हैं उनको प्रॉपर रेवेन्यूज मिले। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो दलित्स हैं उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में महाराष्ट्र छोड़ के, वो हिंदू ऑर्डर को नहीं छोड़ रहे। मतलब उनको ऐसा नहीं लगता कि वो हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिज्म धर्म में चले जाएंगे तो उनको सोशल जस्टिस मिल जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा। नहीं, उनको ऐसा नहीं मिलता, ऐसा नहीं लगता। तो ये मान लेना कि सारे दलित अपने आप को हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिज्म धर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यह सोच गलत है आज की डेट में, ऐसा ऑथर बोल रहा है। अगर आप देखो वो स्टेट्स जहां पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे कि पंजाब हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, इन स्टेट्स में भी ज्यादातर दलित्स ने अपने आप को बुद्धिज्म धर्म में कन्वर्ट नहीं किया है। मतलब ये जो न्यू बुद्धिज्म की जो भावना थी, हिंदू दलित्स का अपने आप को बुद्धिज्म धर्म से एसोसिएट करने वाला जो आप कह लो पॉइंट था, वो महाराष्ट्र के बाहर ज्यादा पॉपुलराइज नहीं हो पाया। प्लस इंडिया के अंदर जो न्यू बुद्धिस्ट हैं वो अपने आप को आसपास की बुद्धिस्ट कंट्रीज के बुद्धिस्ट से भी एसोसिएट नहीं कर पाए। जैसे कि इंडिया के आसपास बुद्धिस्ट कंट्रीज अगर आप देख लो तो नेपाल हो गया, थाईलैंड हो गया, थोड़ा दूर चले जाओ तो जापान हो गया, यहाँ पे बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट पाए जाते हैं, चाइना में भी बुद्धिस्ट पाए जाते हैं। तो अब देखो बहुत सी जो बाहर की बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं उन्होंने अपने खुद के पगोड़ा और टेम्पल बना रखे हैं बोध गया में, इंडियाज बुद्धिस्ट सर्किट में। लेकिन बाहर की कंट्रीज ने बड़े स्केल पे इंडियन न्यू बुद्धिस्ट के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं किया है। ये सही बात है कि जापान, थाईलैंड, यूके के कुछ बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने इंडिया के न्यू बुद्धिस्ट के साथ अपने रिलेशनशिप साधे हैं, बट वो रिलेशनशिप बहुत बड़े लेवल पे नहीं है। और आज की डेट में जो हमारी रूलिंग सरकार है वो बुद्धिज्म धर्म से के रिस्पेक्ट में बहुत कुछ कर रही है। जैसे कि नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट एट द सेंटर ने अपने आप को प्रमोटर माना है बुद्धिस्ट कल्चरल हेरिटेज का एट द नेशनल इंटरनेशनल लेवल। मोदी जी ने इंडिया की एंशियंट बुद्धिस्ट आइडेंटिटी को कोट किया है, चाइना, नेपाल, म्यांमार, जापान के साथ अपने आप को जोड़ करके। मोदी जी दीक्षा भूमि गए थे 2017 में, अंबेडकर जी की बहुत सराहना की थी मोदी जी ने। इनफैक्ट बुद्धिस्ट सर्किट बनाने का जो आइडिया ही था वो अभी की बीजेपी सरकार का था, मोदी जी का था। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो इंडिया का जो नियो बुद्धिज्म मूवमेंट है जो ओवरऑल पॉलिटिकल एलिट्स के अगेंस्ट शुरू हुआ था। अंबेडकर साहब ने जो न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट शुरू किया था वो उस समय की कांग्रेस की लीडरशिप के अगेंस्ट, नेहरू के अगेंस्ट शुरू किया था कि हाँ भाई हम ओवरऑल अपने आप को बाकी पॉलिटिकल क्लास से अलग समझते हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं रह गया। आज की डेट में बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी से एसोसिएट कर रही रूलिंग सरकार अपने आप को, तो न्यू बुद्धिस्ट का एजेंडा यहाँ पे कमजोर पड़ गया। बुद्धिस्ट कन्वर्जन मूवमेंट इस प्रकार से शुरू किया था कि वो हिंदू कल्चरल पैंथियन, हिंदू राइट विंग हिंदुत्व के अगेंस्ट अपने आप को पोर्ट्रे करे। लेकिन यहां पे तो वो राइट विंग हिंदुत्व से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो हिंदू आइडेंटिटी है वो अपने आप को बुद्धिस्ट आइडेंटिटी के साथ जोड़ रही है। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के अंदर कास्ट सेग्रीगेशन कम हो रहा है। तो ओवरऑल दलित को पहले जो बस एक तरीका नजर आता था कि हिंदू धर्म से बाहर निकल जाओ तो कास्ट सेग्रीगेशन खत्म हो जाएंगे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको हिंदू धर्म के अंदर भी बराबरी मिल रही है और ओवरऑल बुद्धिज्म धर्म में जाने से कुछ खास एक्स्ट्रा होगा नहीं। तो ये मेन बेसिकली पॉइंट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये जो नियो बुद्धिज्म है, अगर इसको एक्चुअली में सक्सेसफुल होना है तो ऑथर ये बोल रहा है कि इसको हिंदू धर्म से टकराना चाहिए, हिंदू धर्म के राइट विंग कल्चर से अपने आप को टकराना चाहिए। इसके लिए अपोजिशन एक मेजर रोल प्ले कर सकती है, लेकिन अपोजिशन इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही है। इस प्रकार की बातें बताई जा रही है। और भी 3-4 पॉइंट्स लिखे रहे हैं, थोड़े से कम्युनल लगे वो पॉइंट्स, तो मैंने उनको डिस्कस नहीं किया। स्लो लेन ड्राइविंग ऑन द वर्ल्ड बैंक्स डायर ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है भाई, 2022-23 में इंडियन इकोनॉमी का प्रोजेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रोजेक्शन शुरुआत में थे कि भाई इंडियन इकोनॉमी 7.2% बढ़ेगी, आईएमएफ ने एक्सपेक्ट किया 8.2% बढ़ेगी। फिर अगर आप देखो कोविड-19 में 2021-22 में हमारी इकोनॉमी 8.7% बढ़ी, लेकिन बाद में थोड़ी कम हुई, वॉर इन यूरोप आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जनवरी से। तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से अपने कह लो प्रोजेक्शंस दे रहे थे। जैसे कि 6.7 से लेके 7.7% के बीच में इंडिया के ग्रोथ प्रोजेक्शंस को 2022-23 में देखा जा रहा था अर्ली सितंबर तक। आरबीआई, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिच रेटिंग्स बता रही थी 7% ग्रो करेगी इंडियन इकोनॉमी। स्टैंडर्ड पॉइंट ग्लोबल रेटिंग्स कह रही थी 7.3% ग्रो करेगी। मूडी इन्वेस्टर सर्विस कह रहा था 7.6% ग्रो करेगी। लेकिन अब अगर आप देखो तो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शन आए। अब वर्ल्ड बैंक ने तो ग्रोथ ईयर के शुरुआत में बोला था 8% ग्रोथ होगी, फिर जून में बोला 7.5% ग्रोथ होगी, अब बोल रहे हैं 6.5% ग्रोथ होगी। इसकी बहुत सी वजह है।
देखिए दुनिया भर की इकोनॉमी में चेंजेस हुए हैं। एक तो एग्रेसिव फेडरल मॉनेटरी टाइटनिंग हो रही है, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट्स की जो फेडरल बैंक है वो ओवरऑल अपने पैसे को इंटरनेशनल मार्केट से निकाल रही है। दूसरा ये यूक्रेन वॉर आ गया, इसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तीसरा इन्फ्लेशन तो ज्यादा चल ही रहा है। तो इन सब चीजों के चलते जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस इंडिया के वो काफी कम कर दिए गए। अप्रैल से जून के क्वार्टर में इंडिया की इकोनॉमी 13.5% बढ़ी है, लेकिन आगे आने वाले समय में थोड़ा कम होगी। एक जो निगेटिव साइड ये है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं। इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को यहां पे मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में मंदी है, और चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में मंदी तो लोगों के पास ज्यादा पैसे है नहीं। डोमेस्टिक डिमांड भी कम है और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी डिमांड कम है। तो जब डिमांड कम होती है तो ओवरऑल बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। प्लस अभी रिसेंटली ओपेक प्लस की मीटिंग हुई और उन्होंने बोला कि वो प्रतिदिन कम प्रोडक्शन करेंगे तेल का। तो कम प्रोडक्शन ऑफ तेल के चलते भी तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ सकते हैं। बड़ी मुश्किल से $110 पर बैरल से $90 पर बैरल पे आया था, वो 93-94 पहुंच रहे हैं। तो ओवरऑल ये सब बातें इंटरनेशनली चीजों को इंपैक्ट कर रही हैं और कहीं ना कहीं ग्रोथ प्रोजेक्शंस को अफेक्ट कर रही हैं, और इंडिया के ग्रोथ प्रोजेक्शंस भी यहाँ कम होते नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया इकोनॉमिकली सफर कर रहा था। 2020 में 5.5 करोड़ से ज्यादा इंडियंस पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। उसके बाद हम लोगों ने ये बोला कि हम एरा ऑफ रोबस्ट ग्रोथ में घुस रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल कंडीशंस अब ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी की डाउन साइजिंग हमको नजर आ रही है। आ जाते हैं अपने आखिरी आर्टिकल पे, अ सिंथेटिक क्लिक ऑन 2022 केमिस्ट्री नोबेल। इस बार का नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री मिला है कैरोलिन बेल्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और बैरी शार्पलेस को। ये जो बैरी शार्पलेस हैं, इनको दूसरी बार मिल रहा है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज। आज तक केवल 5 ऐसे लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज 2 बार मिला है, उसमें से एक बैरी शार्पलेस है। अब इन तीनों को यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया क्यों गया है? इनको नोबेल प्राइज दिया गया है क्लिक केमिस्ट्री के लिए, or getting molecules that wouldn't normally bond together to do so in an efficient and in uncomplicated manner। मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो नॉर्मल कर केसेस में एक दूसरे के साथ सही से बॉन्ड नहीं करेंगे, उनको क्लिक केमिस्ट्री के थ्रू एक दूसरे के साथ बॉन्ड करवाना। तो ये ओवरऑल यहाँ पे इस फील्ड में कैरोलिन बेर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और बैरी शार्पलेस ने काम किया। जैसे कि एयरलाइन में अगर आप बैठो तो जो सीट बेल्ट होती है, वो सीट बेल्ट के खांचे एक दूसरे साथ फट से जुड़ जाते हैं। तो क्या है, उसको बनाया आपने ऐसे है कि वो एक दूसरे साथ खांचे से स्नैप होकर जुड़ गया। केमिस्ट्री और केमिस्ट भी इस प्रकार के काम करते हैं। केमिस्ट क्या करता है? सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाता है। ऐसे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि नेचुरली हो सकता है एक दूसरे के साथ ना जुड़े, बट सिंथेसिस के थ्रू उनको जोड़ के ही अपने आप में एक नेचुरल प्रोडक्ट बना दिया एक केमिस्ट ने। अब इसके लिए अगर आप देखो तो केमिस्ट्री अलग अलग प्रकार से हिस्ट्री से हमें देखने को मिली, जैसे कि आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ इंडिगो। इंडिगो की खेती होती थी अंग्रेजों के समय पे कॉलोनियल इंडिया में, उससे इंडिया की इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ। केमिस्ट्री अलग अलग प्रकार से नजर आई है, ड्रग्स को बनाने में, मेडिसिन को बनाने में। कभी कभी केमिस्ट्री के चलते कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं जो कि कभी कभी रेवोल्यूशन भी ले आते हैं, और कभी कभी दुनिया भर में तबाही भी मचा देते हैं। क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन्स बने उसमें भी बहुत हद तक केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। समझ गए? ये जो यहाँ पे इंडिविजुअल है जिनका नाम है बैरी शार्पलेस, बैरी शार्पलेस ने जब अपना पहला नोबेल प्राइज जीता, उसके जस्ट बाद बैरी शार्पलेस ने यहाँ पे रिसर्च शुरू कर दी। किस चीज के ऊपर उन्होंने रिसर्च शुरू की? क्रिएटिंग मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर बैरी शार्पलेस ने यहाँ पे रिसर्च शुरू की। और ओवरऑल अगर आप देखो तो लीगो ब्लॉक्स की यहां पे बात की, किस तरह से अलग अलग चीजों को एफिशिएंटली एक दूसरे के साथ जोड़ देना, इसके ऊपर यहां पे रिसर्च शुरू की बैरी शार्पलेस ने। और ऐसा नहीं था कि बैरी शार्पलेस अकेले रिसर्च कर रहे थे, मेल्डल भी कर रहे थे। तो जो मॉर्टन मेल्डल है, इन्होंने अलग और शार्पलेस ने अलग इंडिपेंडेंटली फाउंडेशनल स्टोन खोजा क्लिक केमिस्ट्री का, जिसको आप बोलते हो कॉपर कैटेलाइज्ड एजाइड एल्काइन साइक्लो एडिशन। इसमें 2 प्रकार के केमिकल्स इन्वॉल्व थे, एजाइड्स और एल्काइंस, जो कि बहुत एफिशिएंटली रिएक्ट करते हैं अगर उनके में कॉपर आयंस जोड़ दिए जाए। अब उतना देखिए डिटेल में आपको घुसने की जरूरत नहीं है। कोपनहेगन की लेबोरेटरी में इन्होंने वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर बना दिया, ट्रायाजोल। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी। क्या किया? एजाइड्स और एल्काइंस को कॉपर आयन से रिएक्ट करके ये ट्रायाजोल बनाया गया। अब इतना डिटेल ना आपको याद करने की जरूरत है, मैं आपको समझा जरूर दे रहा हूं, बट पूरी तरीके से मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक फील्ड है। यहाँ पे एक्सपर्ट ही समझ सकता है कि केमिस्ट्री किस प्रकार से काम कर रही है। बट ओवरऑल इन केमिस्ट्री ने क्या किया है?
वो एलिमेंट्स जो कि नेचुरली एक दूसरे के साथ जुड़ के एक कंपाउंड नहीं बनाएंगे, उनको सिंथेटिकली एफिशिएंटली एक दूसरे के साथ जोड़ के ऐसा कंपाउंड बना दिया जो कि कंपाउंड आगे आने वाले समय में अलग अलग वेराइड मैनिफेस्टेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ट्यूमर्स को ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, समझ गए? और इसके मेडिसिनल एप्लीकेशंस है, कुछ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी है, ठीक है ना? तो वेराइड मैनिफेस्टेशंस के साथ विच इंक्लूड्स हेल्थ एंड इंडस्ट्रियल फील्ड, ओवरऑल ये जो आप कह लो साइंटिफिक प्रोग्रेस है, ये डेफिनेटली आगे ह्यूमैनिटी को काम आएगी। इसलिए यहाँ पे 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री में। कौन कौन से 3 लोग? कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेंडल और बेरी शार्प्लस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के एडिटोरियल करंट अफेयर्स में इतना ही। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। गुड बाय। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते